ठीक है। कल हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, अपने नए चैप्टर का नाम क्या था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखा था, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हमने देखी थी। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, पार्टनरशिप डीड। अच्छा, कल याद है क्या हमने बात की थी कि पार्टनरशिप कैसे बनता है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, करेक्ट। तो जो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स होता है, हमने ये देखा था ओरली भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, बट प्रेफरेबल क्या है, बेटर ऑप्शन क्या है, आप राइटिंग में कर लो उसको। क्योंकि अगर कोई आगे जाके प्रॉब्लम भी आती है, कोई क्लैश होता है, तो राइटिंग में है तो बेटर एक प्रूफ रहेगा आपके पास में, कोई अपने बात से मुकर नहीं पाएगा कि यार मैंने तो कब बोल दी ये चीज, ठीक है। इसीलिए बेटर है उसको राइटिंग में रखना। मैं एक पीडीएफ अभी आज आ जाएगी या आ गई होगी, एक बार चेक कर लो ऐप पे, आ गई होगी अभी तो देख लो। हाँ देखो क्या बोला है यहाँ पे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड, आप क्या करो, जो भी आपका एग्रीमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशन राइटिंग में रिकॉर्ड कर लो, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। देखो क्या बोला है, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, वो भी कैसे, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। किसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, पार्टनर्स कैसे काम करेंगे, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, वो सब कुछ उसमें कंटेंट होगा, ठीक है। देखो इसके बाद क्या बोला है, पार्टनरशिप डीड ऐसे नहीं कि रफ कॉपी का पेपर फाड़ा, पेपर पे लिख दिया, ऐसे थोड़ी वैल्यू होती है। हमें जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं ये स्टैम्प पेपर पे करने होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड क्या होनी चाहिए, स्टैम्प्ड होनी चाहिए, करेक्ट। एंड ऑल्सो क्या बोला, अगर पार्टनरशिप में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, जैसे मान लो कोई लैंड हो गया, कोई बिल्डिंग वगैरह हो गई, तो उस केस में आपको क्या करवाना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड को राइटिंग में रिकॉर्ड करके उसको स्टैम्प करके उसको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। कौन से एक्ट में, रजिस्ट्रेशन एक्ट में। तो क्या बोला, पार्टनरशिप डीड आप किससे बना लो, स्टैम्प पेपर। और अगर पार्टनरशिप के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है या बिल्डिंग है, ऐसा कुछ है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो राइटिंग और स्टैम्प पे होने के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या काम करवाना है आपको, रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी करवाना है। पूरी एक्ट बनी हुई है, अपने सिलेबस में नहीं है रजिस्ट्रेशन एक्ट, बस आपको इतना सा याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है मेंशन। देखो सबसे पहले क्या बोला, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म का नाम आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स का आप क्या लिखोगे, नेम लिखोगे। इसके बाद क्या बोला है, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस क्या टाइप का काम कर रहे हो, कौन से गुड्स दे रहे हो, कौन से सर्विस दे रहे हो, क्या टाइप का काम कर रहे हो, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, वो सब कुछ आप मेंशन करोगे। अच्छा इसके बाद क्या बोला है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट से आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, तो आपको वो डेट मेंशन करनी होगी कि भाई हमने इस डेट से पार्टनरशिप स्टार्ट की है। देन ड्यूरेशन, अब कल तुम्हें याद होगा, कल हमने बात की थी कि आइदर पार्टनरशिप एट विल हो सकती है या फिर पार्टनरशिप हो सकती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो अगर कोई टाइम पीरियड आपने पहले से ही फिक्स किया है कि हम 3 साल तक करेंगे, तो वो आप ड्यूरेशन वहां पे लिख दो, ठीक है। इसके बाद हर एक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल लगाया, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर वो आपको लिखना है। उसके बाद क्या बोला है, पीएसआर, पीएसआर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है अगर, तो हम इक्वल मान लेंगे 1:1 में, और अगर आपको डिसाइड करना है तो लिख दो, लाइक 2:1:1 हो गया, जैसा भी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लिख दो। अच्छा कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो उसका एडमिशन किस तरीके से होगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगे, बाकी सब पार्टनर की कंसेंट चाहिए होती, तो वो एडमिशन कैसे होगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होना चाहता है फर्म से, तो रिटायरमेंट किस तरीके से होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे सब कुछ लिख देना है। इसके बाद बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स या लोन। देखो अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है तो क्या फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का प्रोविजन है, कितनी रेट पे दोगे वो लिख दो। अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स कर रहा है तो
इंटरेस्ट रेट आप उससे लोगे, क्या चार्ज करोगे, तो वो लिख दो। अगर कोई पार्टनर आपको लोन दे रहा है, तो लोन दे रहा है तो आप उसको इंटरेस्ट दोगे, फर्म उसको इंटरेस्ट देगी, तो वो सारी रेट्स वगैरह आप पहले से लिख दो, जिससे आगे जाके क्लैश नहीं आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो फर्म का क्या होगा, डिसोल्यूशन। तो फर्म का जब डिसोल्यूशन होगा, फर्म खत्म होगी, तो हम उस टाइम पे किस तरीके से अकाउंट्स बनाएंगे, किस तरीके से हम सेटलमेंट करेंगे। अब आई होप तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता होगा, क्योंकि तुमने अकाउंट्स में तुम ये पढ़ ही रहे हो या पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होगे, तो ये सेम ही चीज है। तो वहां पे बस आप क्या सीखते हो, पार्टनरशिप में पूरा अकाउंटिंग सीखते हो कि किस किस तरीके से डिसोल्यूशन में अकाउंट्स बनते हैं। तो वो यहाँ पे बोला है कि वो डीड में सब कुछ पहले से मेंशन कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर कोई पार्टनर मान लो एक्टिव पार्टनर है, वो पूरा मैनेजमेंट संभाल रहा है और वो सैलरी वगैरह लेना चाहता है, तो सैलरी का क्या प्रोविजन रहेगा, कैसे आप सैलरी उसको पे करोगे ना, वो सारी चीजें। और फिर बोला है प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है किसी पार्टनर को निकाल देना। क्यों निकाल देना भाई, फ्रॉड कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हो। अभी ये सारे टॉपिक्स है ना ऑलमोस्ट अपने आगे कवर होंगे, अभी हमने सिर्फ नाम नाम पढ़े हैं। तुमने अकाउंट्स में तो उसका प्रैक्टिकल पढ़ लिया होगा, थ्योरी में भी ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे आगे। तो आगे पूरे चैप्टर में अपने एक एक करके डिटेल में आएगा। अभी हमने सिर्फ नाम नाम देखा है ये सारे टॉपिक्स का, ठीक है। ये बताओ क्या सबको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप में अलग अलग कौन कौन से टाइप्स के पार्टनर होते हैं, एक एक करके हम वो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले कौन सा पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। किसी भी नाम से बोल लो, एक ही चीज है। देखो क्या क्या नाम हुए, एक्टिव, एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल। अब देखो, एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या है, जो पार्टनर पूरा डे टू डे मैनेजमेंट संभाल रहा है, पूरा मैनेजमेंट फर्म का वो संभाल रहा है, एक्टिवली इन्वॉल्व है वो फर्म का पार्टनरशिप का काम संभालने में, तो ऐसा पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्लीपिंग पार्टनर तो क्या होता है, वो सिर्फ पैसा लगा देता है, भाई मैंने तो अपना कैपिटल लगा दिया, काम वाम मेरे से नहीं होना है, काम तुम संभाल लो, ठीक है। तो वो कौन सा हो गया, स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर पैसा भी लगाएगा, एक्टिव पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग भी लेगा, एक्टिव पार्टनर काम भी करेगा। एक्टिव पार्टनर मतलब सब कुछ करना है उसको, ठीक है। देखो क्या क्या बोला, सबसे पहले पहली बात तो पार्टनर कैसे बनेगा, जबरदस्ती से या खुद अग्रीमेंट से, अग्रीमेंट से, तो ये तो क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है, एग्रीमेंट से ही बनेगा पार्टनर। इसके बाद क्या बोला, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या करेगा, वो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होगा, मतलब पूरा बिजनेस संभालेगा पार्टनरशिप का एक्टिवली। अच्छा, एक्ट्स एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, अब वो पूरा काम संभाल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है पूरी फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो वो बाकी सारे पार्टनर्स के लिए क्या माना जाएगा, एजेंट। कल ही अपन ने बात की थी ना कि वो बाकी सारे पार्टनर्स के लिए क्या माना जाएगा, बाकी सारे पार्टनर्स के लिए वो एजेंट माना जाएगा, क्योंकि वो जो काम करेगा, एक बात बताओ, जो वो काम करेगा क्या, उसके काम की वजह से वो बाकी सारे पार्टनर्स को बाइंड करेगा या नहीं करेगा, कल ही हमने बात पढ़ी है, बताओ आंसर करो। एक्टिव पार्टनर जो भी काम करेगा, क्या वो अपने काम से बाकी सारे पार्टनर्स को बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, मतलब जो वो कर रहा है लाइबिलिटी ओनली उस पे आएगी या बाकी सब पे भी आएगी, रिप्लाई करो जल्दी से, कल ही पढ़ा है हमने, लाइबिलिटी सिर्फ उस पे आएगी या बाकी सारे पार्टनर्स पे भी आएगी। हाँ बिल्कुल, बाकी सारे पार्टनर्स के ऊपर भी लाइबिलिटी आ जाएगी, क्या, एब्सोल्युटली लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या बोला, ही मस्ट गिव पब्लिक नोटिस। देखो एक्टिव पार्टनर है, मतलब
कस्टमर हो गए, बैंक हो गया, जो भी बाहर के लोग हैं, थर्ड पार्टीज हैं, जब वो फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फर्म के साथ डील करेंगे, तो वो एक्चुअली किसके साथ बात करेंगे? वो पार्टनर के साथ, जो एक्टिव पार्टनर है। उनको तो दिख रहा है ना कि भाई फर्म है तो फर्म में ये एक्टिव पार्टनर है, हम तो इसको जानते हैं। तो एक बात बताओ, अगर वो एक्टिव पार्टनर कभी भी फर्म को छोड़ता है, तो वो रिटायर हो रहा है, तो क्या उसको रिटायरमेंट छुप छुप के करना है, पब्लिक को नोटिस देना रिटायरमेंट का? पब्लिक को नोटिस देना है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि यार ये पार्टनर अभी इस फर्म में कंटिन्यू नहीं कर रहा। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है और वो ऐसे ही रिटायर हो जाता है, तो उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, वो छोड़ने के बाद भी लायबल रहेगा। कब तक? जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता। बात समझ आई? चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अभी आगे भी और भी पार्टनर्स आएंगे। चलो मान लेते हैं महक है और खुशी है, ये दोनों मिलकर क्या ओपन करना चाहती हैं? ये दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करना चाहती है, ठीक है। अब महक ने तो क्या बोल दिया भाई कि मैं जो है ना, मैं तो क्या बनूंगी? एक्टिव पार्टनर बनूंगी। एक्टिव पार्टनर बनूंगी, इसका मतलब पूरा का पूरा फर्म का काम मैं संभालूंगी, ठीक है। और खुशी ने क्या बोल दिया? मैं एक्टिव पार्टनर नहीं बनूंगी, मैं तो सिर्फ पैसा लगाऊंगी, काम वाम मेरे से नहीं होता, मैं तो क्या बनूंगी? स्लीपिंग पार्टनर बनूंगी, ठीक है। तो महक कौन है? एक्टिव पार्टनर। और खुशी कौन है? स्लीपिंग पार्टनर। तो अगर अपन महक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले महक पार्टनर बनी होगी कैसे? एग्रीमेंट से। सेकंड क्या बोला? महक पूरा बिजनेस संभालने वाली है। तीसरा, महक जो भी काम करेगी, महक ने मान लो बैंक से लोन लिया, महक ने कोई गुड्स वगैरह सप्लाई करे, कोई सर्विस दी, क्या वो महक के काम के लिए खुशी भी लायबल होगी कि नहीं होगी? लायबल तो वो होगी। तो महक एजेंट के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान लो महक अगर बिजनेस को छोड़ के, पार्टनरशिप को छोड़ के जाना चाहती है, तो उसे जाना है तो ठीक है, चली जाए, लेकिन पहले उसे क्या देना होगा? पहले उसे पब्लिक नोटिस देना होगा कि भाई मैं अभी पार्टनर थी, अब मैं पार्टनरशिप में नहीं हूं, अब मैं रिटायर हो रही हूँ, ठीक है। सो क्या बोला यहाँ पे? रिटायरमेंट पे आपको नोटिस देना होगा। चलो अब चलते हैं आगे। अब अपना सेकेंड पार्टनर जो खुशी है, अच्छा खुशी को हम या तो क्या बोल सकते हैं? स्लीपिंग पार्टनर, या फिर क्या बोल सकते हैं? डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? तुम्हें याद होगा, अपन ने डॉर्मेंट कंपनी भी पढ़ी है। डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव। तो खुशी क्या बोल रही है? भाई मेरे से काम धंधा नहीं होगा, महक तू काम संभाल लेना, मैं तो ओनली पैसा लगाऊंगी। तो इस केस में खुशी क्या हो गई? स्लीपिंग पार्टनर। देखो क्या बोला, पार्टनर तो वो बनी है बाय अग्रीमेंट, नो डाउट, लेकिन क्या वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होगी, काम वाम करेगी क्या? नहीं। तो वो एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन बिजनेस। लेकिन एक बात बताओ, काम वाम तो नहीं कर रही है, तो क्या प्रॉफिट भी नहीं लेगी? क्या प्रॉफिट तो लेगी। प्रॉफिट लेगी, क्यों? भाई उसने कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करा है ना, स्लीपिंग पार्टनर है, तो क्या हो गया? प्रॉफिट तो वो लेगी, क्योंकि कैपिटल, पैसे तो उसने लगाया है। और अगर कभी लॉस हो गया तो लॉस भी शेयर करेगी क्या? लॉस भी शेयर करेगी। अच्छा, क्या खुशी ये बोल सकती है महक को, महक लॉस तो तेरी वजह से हुआ है, बिजनेस तो तू संभालती है, तो लॉस अकेले तू ही बेयर कर? नहीं, लॉस हुआ है तो लॉस खुशी भी बेयर करेगी, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग भी करेगी, ठीक है। मतलब इसमें आप बस मैनेजमेंट नहीं कर रहे, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा आप भी शेयर करोगे। अच्छा, इसके बाद क्या खुशी लायबल होगी कि नहीं होगी? अगर कोई भी लाइबिलिटी आती है फर्म पे, तो क्या ओनली महक लायबल होगी या खुशी भी लायबल होगी? खुशी भी लायबल होगी। मतलब अगर लाइबिलिटी आती है तो कोई भी पार्टनर हो वो लायबल माना जाएगा। और लाइबिलिटी भी यहाँ पे याद रखना कौन सी आती है? पर्सनल लाइबिलिटी, अनलिमिटेड, घर पे जाके आपके घर के असेट लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो लायबल तो वो होगी, जो भी एक्टिविटी महक कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी लायबल होगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा महक क्या है? एजेंट है, तो वो जो भी काम करेगी उसके लिए बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल माने जाएंगे। बाकी डिफरेंट चीज क्या है कि अगर खुशी फर्म से रिटायर होती है, अगर वो फर्म छोड़ती है, तो क्या उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? पब्लिक को बताने की जरूरत है भाई मैं फर्म छोड़ रही हूँ? नहीं, क्योंकि पब्लिक उसको जानता ही नहीं था, वो स्लीपिंग पार्टनर है ना। स्लीपिंग पार्टनर है तो पब्लिक के लोग तो उसको जानते ही नहीं है, पब्लिक के लोग तो डायरेक्टली किसके साथ डील करते हैं?
पब्लिक के लोग तो डील करते हैं डायरेक्टली महक के साथ, तो क्या यहाँ पे खुशी को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? नहीं, रिटायरमेंट के टाइम पे महक देगी पब्लिक नोटिस जब महक छोड़ रही है। खुशी छोड़ रही है तो उसे पब्लिक को नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस। क्या ये दोनों सबको क्लियर है? एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्टनर पे। नेक्स्ट अपना पार्टनर क्या है? नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या मतलब क्या होता है? कुछ नहीं करना है, उसको अपना नाम दे देना है, उसको बस फर्म को नाम देना है, मतलब कि भाई बताना है सबको कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ, मतलब वो अपना नाम यूज करना अलाउ कर रहा है फर्म को। क्यों? उस बंदे की गुडविल अच्छी होगी। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि पार्टनरशिप फॉर्म किसने बनाई है? महक और खुशी ने। अब महक और खुशी को क्या लग रहा है कि यार हमारा बिजनेस है ना इतने अच्छे प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसकी मार्केट पे गुडविल है ना बहुत अच्छी खासी हो, जिसको लोग जानते हो, ठीक है, जिसका नाम हो मार्केट में। तो अब इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। अब दिमाग लगाया तो इनके माइंड में एक बहुत ही फेमस बंदा आया, योगेश नाम का। तो इन्होंने क्या सोचा, भाई योगेश तो है ना उसको मार्केट में सब जानते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, तो क्यों ना हम क्या काम करें, हम योगेश को बोले कि भाई योगेश तू है ना हमारे लिए क्या बन जा, तू हमारे लिए नॉमिनल पार्टनर बन जा। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या है? नाम का पार्टनर, बस अपना नाम हमारे फॉर्म के साथ में ऐड करते, जिससे पब्लिक जब देखेगी तो वो बहुत खुश होगी कि अच्छा इस फॉर्म के साथ योगेश जुड़ा हुआ है, चलो हम इस फॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, अगर आप किसी ऐसे बंदे को चाहते हो कि मतलब उसकी मार्केट में गुडविल रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो बंदा आपके साथ आके कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। अब देखो क्या बोला, नॉमिनल पार्टनर ऐसा बंदा है जो फर्म को अपना क्या दे रहा है? नेम लैंडिंग कर रहा है, नेम दे रहा है, फर्म को बोल रहा है तो मेरा नाम यूज कर सकते हो अपने नाम के साथ में, विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट। योगेश को आपकी फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं तुम कैसे काम कर रहे हो कैसे काम नहीं कर रहे, उसने तो तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया अपना नाम तुम्हारे साथ में जोड़ के। क्यों? अब आपका फ्रेंड होगा, ठीक है, तो आप पे फेवर कर रहा है, कर दिया। क्या बोला? ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। क्या योगेश को कोई प्रॉफिट मिलेगा क्या? उसके लिए नहीं, वो आपका फ्रेंड है, आपके लिए काम कर दिया उसने, अपना नाम आपके साथ में ऐड करा लिया, ठीक है। क्या उसको कोई प्रॉफिट मिलेगा? उसको इस चीज के लिए प्रॉफिट वगैरह हम नहीं देंगे, क्योंकि देखो वो कुछ भी इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा ना, बस अपना नाम जोड़ रहा है वो किसके साथ? फर्म के साथ, इसीलिए प्रॉफिट वगैरह हम उसको नहीं देंगे। नेक्स्ट बोला है नॉट इन्वेस्ट नॉर टेक पार्ट इन द बिजनेस। क्या वो फर्म को पैसा देगा, कैपिटल लगाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, फर्म का डे टू डे मैनेजमेंट संभालेगा, काम करेगा? कुछ नहीं करना उसको, कुछ नहीं करना, ना पैसे लगाने हैं उसको, ठीक है, ना उसको क्या करना है? मैनेजमेंट संभालना है, कुछ भी नहीं करना है, बस नाम देना है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या उसकी लायबिलिटी आएगी क्या? यस, लायबिलिटी आपकी जरूर आएगी। अब आपकी लायबिलिटी क्यों आएगी जब प्रॉफिट नहीं दे रहे? तो आप देखो, आपने आपका नाम दिया, तो नाम हमने आपका क्यों लिया? बिकॉज आपकी मार्केट में गुडविल है। अब योगेश की मार्केट में इतनी गुडविल है, उसको देख के कस्टमर आ गए कि योगेश भाई है ना इस फॉर्म के साथ कनेक्टेड, तो चलो हम इस फॉर्म से सामान ले लेते हैं। अब मान लो खुशी और महक ने उस कस्टमर के साथ फ्रॉड कर दिया, उसका पैसा नहीं दे रहे वापस, तो क्या वो कस्टमर योगेश को पकड़ सकता है कि चल तू पैसे निकाल? बिल्कुल, क्योंकि उस फर्म के साथ योगेश का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए योगेश की लायबिलिटी भी आएगी फर्म के साथ में। इसका मतलब ऐसा बंदा जो अपना नाम दे रहा है। अच्छा, एक और याद करने के लिए एग्जाम्पल, जैसे अभिषेक बच्चन है ना। अब अभिषेक बच्चन है तो उसको मार्केट में इतना लोग जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, पर अगर मान लो अभिषेक बच्चन कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका बिजनेस इतना नहीं चल रहा, पर अगर उसका फादर अमिताभ बच्चन वो क्या बोले कि मैं भी इस बिजनेस में कनेक्टेड हूँ, मतलब अमिताभ बच्चन अपना नाम इस बिजनेस पे लगाए, अपना नाम दे कि हाँ मैं भी कनेक्टेड हूँ, तब क्या इसका बिजनेस चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि अमिताभ बच्चन की मार्केट में रेपुटेशन बहुत हाई है ना। बिल्कुल, तो अभिषेक बच्चन का अभी तक बिजनेस नहीं चल रहा था,
उसके फादर ने नाम दिया अपना, तो बिजनेस चलने लग गया। तो अब फादर ने ओनली नाम दिया, ना तो कैपिटल दिया, ना कोई फंड लगाए, ना वो प्रॉफिट लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बट अगर कोई लाइबिलिटी आई ना इस बिजनेस की, तो क्या वो लाइबिलिटी इनके ऊपर भी आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। तो ये हमें याद रखना है कि लायबल तो होगा कौन? नॉमिनल पार्टनर। क्लियर है सबको? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो पूछ लो। चलो ठीक है, तो हमने 3 पार्टनर्स पढ़ लिए, एक्टिव, स्लीपिंग और नॉमिनल। अब चलते हैं चौथे पार्टनर पे, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। अब ये कैसा पार्टनर है? ये ऐसा पार्टनर है जो सिर्फ और सिर्फ लालची बंदा है, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। मतलब ये ओनली प्रॉफिट में शेयरिंग करेगा। क्या ये लॉस में शेयरिंग करेगा? क्या ये लॉस में शेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अपने जो पार्टनरशिप फर्म थी, इस पार्टनरशिप फर्म में अब 3 लोग हो गए थे ना। 3 कौन कौन से लोग हो गए थे? एक अपने पास महक है, एक खुशी है, और योगेश आ गया था। योगेश अपना कौन सा पार्टनर है? योगेश है अपना नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, अब मान लो रीमा आ गई। अब रीमा ने बोला कि यार तुम्हारी फर्म दिख तो बहुत अच्छी रही है, तुम काम भी अच्छा करते हो, लेकिन देखो मेरे अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं लॉस झेल पाऊँ। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं पार्टनर बनूं, तो तुम्हें मुझे सिर्फ प्रॉफिट में शेयरिंग देना है, लॉस वॉस में मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी। अब तुम बता दो। अब इन्होंने क्या सोचा कि यार रीमा काम तो अच्छा करती है, ठीक है चलो इन्वॉल्व कर देते हैं इसको भी, लॉस में शेयरिंग मत करना, लॉस हम आपस में बांट लेंगे खुशी और महक, बाकी रीमा को अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में शेयर दे देंगे। तो ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर ले रहा है, लॉस में शेयर नहीं ले रहा, ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर इन प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। अच्छा, एक और चीज है, क्या वो थर्ड पार्टी इसको लायबल है? देखो लायबिलिटी तो आएगी आएगी। आप कोई भी टाइप के पार्टनर हो, लायबिलिटी से बच सकते हो क्या? नहीं। तुम देख लो सारे पार्टनर में लायबिलिटी तो आनी ही आनी है। नेक्स्ट आता है इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर का मतलब नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है। ठीक है, तो कोई भी नया पार्टनर हु इज एडमिटेड टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म, इनकी तीनों चारों की फर्म पहले से बनी हुई है, उसमें कोई नया बंदा आके पार्टनर बनना चाहता है, बन लो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सो आप बन सकते हो। लेकिन अगर हमें किसी नए बंदे को ऐड करना है ना, तो नए बंदे को आप ऐड तभी करोगे जब सारे पार्टनर की कंसेंट हो, कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सारे पार्टनर्स हाँ बोल दें कि ठीक है ये नए पार्टनर को ले आओ, तब तो आप लेके आ सकते हो। अदरवाइज क्या आप नए पार्टनर को लेके आ सकते हो? नहीं। अच्छा, इसके अलावा नॉट लायबल टू एनी एक्ट ऑफ फर्म बिफोर हिज एडमिशन। वो जिस दिन आया उसके आने से पहले फर्म की जो भी लायबिलिटी थी ना, उसके लिए वो लायबल होगा क्या? नहीं। मान लो कोई पार्टनर है, अब मान लेते हैं मानसी आ गई। अब जो मानसी है, मानसी आई है लेट्स से 2024 फर्स्ट अगस्त 2024 से। ठीक है, तो अब मानसी ऐड हो गई। मानसी कौन सी पार्टनर हो गई? इनकमिंग पार्टनर। अब मानसी की लायबिलिटी क्या इस डेट से पहले की होगी क्या? मतलब मान लो फर्म ने कोई लोन लिया था, लोन लिया था लेट्स से 2023 में, तो क्या इस वाले लोन के लिए मानसी लायबल होगी या नहीं होगी? इस वाले लोन के लिए मानसी लायबल नहीं होगी, क्योंकि ये लोन उसके आने से पहले का है ना। तो जो लोन, जो डेट उसके आने से पहले के हैं, क्या उसके लिए नया पार्टनर लायबल होगा? नहीं। अच्छा, अगर हमने कोई लोन लिया 15 अगस्त को, क्या अब मानसी लायबल होगी? यस। उसके आने के बाद से जो भी डेट होंगे उसके लिए तो आप लायबल हो, नए पार्टनर। बट आपसे पहले जितनी भी लायबिलिटीज है, क्या उसके लिए आप लायबल हो? उसके लिए आप लायबल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इनकमिंग। अब इनकमिंग का उल्टा है आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर जाना चाहता है, ठीक है, रिटायर होना चाहता है, तो आउटगोइंग पार्टनर के लिए क्या बोला है? वो जो फर्म को छोड़ रहा है। लेकिन याद रखना, आउटगोइंग पार्टनर जब भी फर्म को छोड़ के जा रहा है,
पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक को बता दो कि भाई मैं अभी ये फॉर्म छोड़ रहा हूँ, मैं ये फॉर्म कंटिन्यू नहीं कर रहा। अगर आप पब्लिक को बिना बताए फॉर्म को छोड़ देते हो तो छोड़ने के बाद भी क्या आप लायबल होगे? यस, छोड़ने के बाद भी आप लायबल माने जाओगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अब महक है, महक ने बोल दिया मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे काम नहीं करना है, अब मुझे आराम करना है, तो मैं ये फॉर्म को छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो अब महक ने डिसाइड किया कि वो 30 अगस्त से फॉर्म को क्या कर देगी? लीव कर देगी। ठीक, अब 30 अगस्त को वो लीव कर रही है, मान लो कर दिया या छोड़ो, पहले ही कर दिया। लेट्स से उसने आज 9 तारीख है ना, कल 8 तारीख को उसने फॉर्म को लीव कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, 8 तारीख के बाद जो भी लोन, जैसे अभी फॉर्म ने लोन कब लिया था? 15 तारीख को, तो क्या 15 तारीख के लोन के लिए महक लायबल होगी या नहीं होगी? तो अब 15 तारीख के लोन के लिए महक लायबल होगी अगर महक ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। क्या नहीं बताया पब्लिक को? भाई मैं तो 8 तारीख से फॉर्म छोड़ रही हूँ। अगर महक ने पब्लिक को नहीं बताया कि मैं फॉर्म छोड़ रही हूँ, छोड़ने के बाद भी महक लायबल होगी। पर अगर महक ने पब्लिक को बता दिया कि मैं फॉर्म छोड़ रही हूँ, तो छोड़ने के बाद महक लायबल नहीं होगी। तो मतलब पब्लिक नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पब्लिक को बताओगे ही नहीं कि आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो पब्लिक तो आपको जानते हैं, अब महक को जानते थे लोग, महक को जानते हैं इसीलिए फॉर्म को लोन दे दिया। अब उनको बता रहे हो आप कि मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ, तो अब चलेगा नहीं। आपको पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो तो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये अपना कौन सा हो गया? आउटगोइंग पार्टनर। तो क्या बोला? लायबल टू थर्ड पार्टीज अंटिल पब्लिक नोटिस गिवन। ये बताओ यहां तक क्या सारे टाइप ऑफ पार्टनर क्लियर है? 1 to 6। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? टेस्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट का भी टेस्ट होगा जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस होंगी। तो ये मत बोलना छुट्टियां थी तो हमें क्या पता, पढ़ना भी है। नेक्स्ट वीक में टेस्ट होंगे तो पढ़ना चालू कर दो। नहीं, एक साथ नहीं होगा। पहले अभी अनाउंस मैंने कौन सा कर रखा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है ना, 5 और 6। अरे घर पे हो तो वापस तो आओगे ना जब ओपन होगा। अब सुन लो, 5 और 6 के साथ साथ 7 और 8 भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब एक साथ होगा सबका, अब अलग अलग नहीं होगा, बहुत टाइम हो गया। तो अब 5 6 तुमने पहले ही पढ़ लिया होगा, 5 6 के बाद में 7 8 और 9 भी पढ़ना स्टार्ट करो। अब पांचों का एक साथ होगा। अभी तो है 3 4 दिन, तो स्टार्ट तो कर दो। हाँ, तो 9 का भी साथ में ही लेंगे। 5 6 7 8 9 पांचों का होगा अब एक साथ। हाँ बिल्कुल। मैं कोई प्लीज नहीं, इतने टाइम से अनाउंस कर रखा है तो 5 और 6 तो में आती होंगी ना पहले से ही। पढ़ना स्टार्ट कर दो 7 8 9। नहीं, मंडे को नहीं है, तुम पहले ऑफलाइन आना स्टार्ट करो। जब भी आओगे उसके 2 3 दिन बाद ही होगा, वरना मंडे को तो घर से नहीं आएंगे लोग। वेंसडे के बाद होगा, वेंसडे के बाद। तो पढ़ना तो स्टार्ट कर ही देना पर। और पांचों यूनिट का एक साथ होगा, पहले सुन लो। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
देखो नेक्स्ट पार्टनर कौन है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, या फिर हम बोल सकते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपेल, ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टॉपेल। अब सुनो, इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो पार्टनरशिप फॉर्म है, ये पार्टनरशिप फॉर्म में महक, खुशी, योगेश और रीमा, ये चार पार्टनर्स थे। एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें ये चारों लोग क्या हैं, पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब मान लो एक दिन मानसी आती है, मानसी अभी तक पार्टनर नहीं है, ठीक है, मानसी इनकी दोस्त है, मानसी पार्टनर नहीं है। एक दिन मानसी आती है और मानसी ऐसे इनके साथ बातचीत वगैरह कर रही है, ये लोग बैठे हैं, है ना, सारे पांचों मिलकर ग्रुप बनाकर बैठे हैं और बातें बातें कर रहे हैं। अब एक कस्टमर आया, ठीक है, अब कस्टमर आया तो कस्टमर ने सामान मांगा, तो यहाँ पे महक ने मानसी को बोला मानसी वो सामान देना, तो मानसी ने सामान उठा के वो कस्टमर को दे दिया, है ना। और उसके बाद में कस्टमर ने पैसे दिए, तो मानसी ने कस्टमर से पैसे लेके और अपनी जेब में रख लिए, ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके कस्टमर को सामान भी किसने दिया, मानसी ने, और इसके बाद में जो यहाँ पे पेमेंट वगैरह लिया कस्टमर से, वो भी किसने लिया, वो कस्टमर से मानसी ने लिया। ऐसे करके दो चार लोग और आ गए जिसके साथ मानसी ने डील किया। अब मानसी एक्चुअली पार्टनर तो नहीं है, सुन लो ध्यान से, मानसी एक्चुअल में पार्टनर है क्या, मानसी एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन मानसी काम सारे वही कर रही है जो काम कौन करता है, एक जो काम एक पार्टनर करता है, तो काम सारे उसके पार्टनर वाले हैं, पर अभी वो पार्टनर है क्या, वो पार्टनर नहीं है, ठीक है। अब सुनो, कोई कस्टमर आया और उस कस्टमर ने बोला कि मुझे है ना लेट्स से 10 यूनिट्स चाहिए किसी एक प्रोडक्ट के, तो मानसी बैठी थी। अब वो कस्टमर डेली सामान लेके जा रहा है मानसी से, तो अब उसने मानसी को ही बोला कि मुझे 10 यूनिट ला के दे दो, तो मानसी उसको क्या बोलती है कि देखो अभी तो नहीं है, अभी तो मेरे पास ओनली 4 ही यूनिट है, 6 यूनिट मैं शाम तक मंगवा के दे दूंगी, तो मुझे एडवांस पेमेंट कर जाओ, ठीक है। तो कस्टमर तो जानता है ना कि अरे मानसी रोज बैठती है, रोज सामान देती है, पैसे लेती है मेरे से, तो कस्टमर ने क्या किया, मानसी को पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट, मान लो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया, किसने, कस्टमर ने, किसको पेमेंट कर दिया, मानसी को पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में मानसी ने वो पैसे लेके रख लिए, है ना, और वो कस्टमर घर चला गया। अब मानसी फोन पे बात करने लग गई, पीछे से चोर आए और चोरी करके 50,000 रुपीज लेके और भाग गए, ठीक है। अब कस्टमर आया, अब कस्टमर आया तो कस्टमर ने बोला सामान दो, अब मानसी तो रो रही है कि चोर आ गया, पैसे लेके भाग गया, ऐसे करके। अब कस्टमर चिल्ला रहा है, अब है ना बाकी के चार लोग आए, कौन, ये चारों पार्टनर्स, और ये चारों पार्टनर्स मिलकर कस्टमर के ऊपर चिल्लाने लग गए, क्या बोलने लग गए, भाई तू पागल है क्या, पार्टनर तो हम चारों हैं, तुझे एडवांस पैसे हमें देने चाहिए थे, तूने किससे पूछ के एडवांस पैसे किसको दिए, मानसी को दिए। तो वो बोल रहा है कि भाई मानसी पार्टनर ही नहीं है, तो अगर तूने 50,000 रुपीज मानसी को दिए है ना, हम तो नहीं मान रहे, क्योंकि तूने पार्टनर को दिए ही नहीं है और मानसी पार्टनर है ही नहीं, तो हम तो नहीं मान रहे कि तुमने 50,000 रुपीज दिए। अब वो खो गए, हम नहीं जानते, हम तुम्हें सामान नहीं पे करेंगे, कोई भी लायबल नहीं है। तो ये बताओ कि क्या ये पार्टनर्स का बोलना सही है, क्या इनकी लायबिलिटी नहीं आएगी, और क्या मानसी और ये चारों लायबल होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताओ। मानसी पार्टनर नहीं है, बट फिर भी उसने कस्टमर को शो किया कि वो पार्टनर है काम करते करते, तो बताओ मानसी लायबल होगी या नहीं होगी, कस्टमर को पैसे वापस करने पड़ेंगे हमें या नहीं करने पड़ेंगे, रिप्लाई करो। नहीं होंगे, श्योर हो।
देखो इस सिचुएशन में जो मानसी है ना, मानसी को हम बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टॉपल। इसका मतलब भले ही मानसी एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, लेकिन मानसी ने बताया ना सामने वाले को, या अपने एक्शन से जताया, क्या जताया कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ, वो वैसा ही काम कर रही है जैसा काम पार्टनर्स करते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में सामने वाले को, थर्ड पार्टी को ट्रस्ट दिलवाया। क्या ट्रस्ट दिलवाया कि भाई मैं भी पार्टनर हूँ, और बाकी पार्टनर्स ने भी मना नहीं करा इस चीज के लिए। तो अगर आप पार्टनर नहीं हो, फिर भी आप सामने वाले को अपने एक्शन से, अपने कंडक्ट से ये ट्रस्ट दिलवाते हो क्या कि आप पार्टनर हो, तो आप लायबल हो, तो आप माने जाओगे पार्टनर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो आप पार्टनर माने जाओगे और आपकी लायबिलिटी आएगी क्या, यस आपकी लायबिलिटी भी आएगी। अब मानसी ये नहीं बोल सकती यार मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ, खो गए तो पैसे मैं क्या करूं, मैं अपने घर से पैसे क्यों पे करूं, नहीं। आपने सामने वाले को क्यों जताया कि आप पार्टनर हो, अब भले ही आप पार्टनर नहीं हो फिर भी आप माने जाओगे कि आप पार्टनर हो। ठीक है, एक बार देखो लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज में क्या बोला है, व्हेन अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, वो अपने आप को शो कर रहा है, या नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, या फिर कोई और बता रहा है, मान लो वो चारों लोग बोलते हैं कि भाई मानसी भी हमारी पार्टनर है, और वो मना नहीं कर रहा, मतलब या तो आप खुद बताओ कि आप पार्टनर हो जबकि आप नहीं हो, या फिर कोई और आपको बता रहा है कि आप पार्टनर हो। अब आप पार्टनर नहीं हो तो आपको मना करना चाहिए ना कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, मैं पार्टनर नहीं हूँ। कोई और बोल रहा है आप पार्टनर हो, आप भी मना नहीं कर रहे, हाँ में हाँ मिला रहे हो उसकी, तो दोनों ही बातें गलत है। चाहे तुम बोल के बोलो या कोई झूठ बोल रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। ठीक है, वेन एक्चुअली ही इज नॉट, जबकि एक्चुअल में क्या वो पार्टनर है, नहीं। तो क्या वो पर्सन लायबल है, मानसी यहाँ पे लायबल है क्या, बिल्कुल। दैट पर्सन इज लायबल टू एनीवन जस्ट लाइक पार्टनर हु ऑन फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिव क्रेडिट टू सच फर्म। तो क्या बोला देखो यहाँ पे कि जो मानसी है क्या वो यहाँ पे लायबल मानी जाएगी क्या, यस। किसके लिए उसकी लायबिलिटी आएगी, जिस कस्टमर से उसने पैसा लिया। तो जिस कस्टमर ने 50,000 रुपए दिए हैं ना ट्रस्ट करके, वो 50,000 रुपए मानसी को उसको पे करने पड़ेंगे। समझ आई बात। तो जिस कस्टमर ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके, जिस बंदे ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके कि भाई आप पार्टनर हो, और आपके बोलने से वो पैसे दे रहा है फर्म को, तो आप उसके लिए लायबल हो। बाकी किसी और के लिए लायबल नहीं हो आप कि भाई 10 लोग आ गए सबको तुम पेमेंट करो हम सबके साथ मिलके, नहीं। जिस बंदे ने आप पे ट्रस्ट किया ना, तो जिस कस्टमर ने आप पे ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करके आपको पैसे दिए, उस कस्टमर के लिए आप लायबल हो। बाकी और लोगों के लिए आप लायबल नहीं हो, बिकॉज एक्चुअल में तो आप पार्टनर नहीं हो ना, तो आप बस उसी के लिए लायबल हो। और देखो क्या बोला, इट इज, हाँ यहाँ पे आप लायबल हो। और इसके बाद देखो क्या बोला, टू फिक्स सच लायबिलिटी इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट सच रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन बाय फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। इसका मतलब ये प्रूव करना जरूरी है क्या कि भाई मानसी ने जो ये बोला कि मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ, वो गलत इंटेंशन से बोला, सामने वाले के साथ फ्रॉड करने के लिए बोला, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब भले ही मानसी का इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं था, अब वो तो पैसे चोरी हो गए ना, मानसी ने जानबूझ के थोड़ी ऐसा किया था कि भाई इससे पैसे लेके मैं भाग जाऊंगी। मतलब मानसी का इंटेंशन गलत हो चाहे गलत नहीं हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वजह से लॉस हुआ है ना, आपने सामने वाले को बोला, उसने आप पे ट्रस्ट किया, अब आप भुगतो, चाहे आपकी गलती हो चाहे आपकी गलती नहीं। ठीक है, ये बताओ क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया। तो मानसी लायबल मानी जाएगी बिल्कुल। मैं अगर मानसी पे नहीं कर पाई, मतलब सबको मिलकर करना होता है ना प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो उस अकॉर्डिंग, बट मानसी लायबल मानी जाएगी यहाँ पे, वो बच नहीं सकती ये बोलकर कि भाई मैं तो पार्टनर ही नहीं हूं। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद में एक चीज और है,
कि ये जो रूल है ये फॉर्मर पार्टनर के ऊपर भी अप्लाई होता है, मैंने अभी बात पढ़ी थी। अब यार देखिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि महक जो थी, महक फर्म को छोड़ के जा रही थी ना, रिटायर हो रही थी, और रिटायर होते हैं तो हमें पब्लिक नोटिस देना होता है। मान लो महक रिटायर हो गई और महक ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, महक ने पब्लिक को नहीं बताया क्या कि मैं रिटायर हो गई हूँ, ठीक है। अब ये जो फर्म है ना ये बैंक के पास गई और बैंक से उन्होंने लोन मांगा, और बैंक तो किसको जानती है, मानसी को, क्योंकि बैंक हमेशा किसी का डील करता है, मानसी के साथ। तो बैंक को तो क्या लग रहा है, अच्छा ये वही वाली फर्म है जहाँ पे मानसी पार्टनर है, ठीक है, सॉरी महक पार्टनर है। तो अब इस केस में क्या बोला कि बैंक को तो क्या लग रहा है, महक पार्टनर है। अब महक के ऊपर ट्रस्ट करके बैंक ने फर्म को क्या दे दिया, लोन दे दिया। बट महक तो एक्चुअल में रिटायर हो चुकी है ना, महक तो पार्टनर है ही नहीं। पर क्या महक ने ये बात बैंक को या पब्लिक को बताई है कि मैं पार्टनर नहीं हूं, नहीं बताई नहीं है। तो अगर आप रिटायर हो गए और आपने पब्लिक को नहीं बताया, मान लो महक रिटायर हो गई थी 1 अगस्त को, हमने लोन लिया 5 अगस्त को, तो महक ने नहीं बताया है ना, तो क्या ये लोन के लिए महक लायबल होगी या नहीं होगी, रिप्लाई करो। सेम टॉपिक है, अभी पढ़ा था हमने। भले ही महक पार्टनर नहीं है, बट क्या महक पार्टनर मानी जाएगी यहाँ पे, और महक लायबल होगी या नहीं होगी, जल्दी रिप्लाई करो। बिल्कुल, यहाँ पर महक लायबल मानी जाएगी। मतलब अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा है, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसके ऊपर भी सेम रूल लगता है, पब्लिक को बता दो, नहीं बताओगे तो लायबल माने जाओगे, ठीक है। चलो, विद दिस अपना यूनिट नंबर 1 हो गया है। अच्छा, यूनिट नंबर 1 में तुम बुक में देखोगे तो कुछ 3-4 डिफरेंसेस हैं कि भाई पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में, पार्टनरशिप एलएलपी के बीच में तो कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो डिफरेंसेस अपन पूरे चैप्टर की तीनों यूनिट्स हो जाएगी तो उसके बाद मॉड्यूल से डायरेक्टली रीड कर लेंगे, ठीक है। तो तुम भी इस तरीके से एक हेडिंग लिख देना, क्योंकि सेम टू सेम टेबल कॉपी करने की जरूरत नहीं है कॉपी में, तो ये बुक से ही पढ़ लेंगे हम डायरेक्टली। यहाँ पर अपनी यूनिट 1 होती है कंप्लीट। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2। ये बताओ क्या सबको यूनिट 1 में जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं क्या वो सारे क्लियर है, कोई डाउट है किसी को यूनिट नंबर 1 में? कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है फिर, डन। यूनिट 1 तो अपनी हो गई है, डिफरेंसेस को छोड़ के वो बाद में कर लेंगे। बाकी यूनिट 2 ऑनवर्ड्स अपन कल से स्टार्ट करते हैं।